नमस्कार दोस्तों, भारत लाउंज के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हम लोगों ने अपने चैनल का नाम बदल के भारत लाउंज रख दिया है ताकि इस देश से जुड़े हुए वेरियस टॉपिक्स पे हम वीडियोस बना पाएं और इस जानकारी को आपके पास लेकर आएं। तो आज हम बात करेंगे भारत के मिशन गगनयान की। जी हाँ, भारत इसरो के द्वारा पहली बार एक मैन्ड स्पेस मिशन को संचालित करने वाला है। यानी पहली बार भारत स्पेस में या अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। तो यही मिशन गगनयान है, जिसमें कि इसरो के साथ HAL और कई और दूसरी भारतीय संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। इस मिशन के तहत 2022 से पहले भारत करीब 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा, जहां वो करीब 7 दिन रहेंगे और इन दिनों में वो कई सारे माइक्रोग्रेविटी टेस्ट करेंगे और कई सारे रिसर्च करेंगे और इसके बाद लौट के धरती पर आ जाएंगे। दुनिया में अभी तक 3 ही देश अंतरिक्ष में मानव मिशन को संचालित कर पाए हैं, जिनमें कि अमेरिका, रूस और चीन आते हैं। अगर भारत मिशन गगनयान में सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत ऐसा कर पाने वाला दुनिया का चौथा देश होगा और ये बहुत गर्व की बात होगी। मानव स्पेस मिशन को सबसे पहली बार इसरो ने 2008 में प्रपोज करा था, लेकिन उस समय बजट कट्स होने के साथ साथ, क्योंकि एक ग्लोबल रिसेशन भी चल रहा था, इसके साथ साथ हमारी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं हुई थी। हालांकि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का विकास इसरो लगातार करता रहा और सन 2018 में भारतीय सरकार ने मिशन गगनयान को फॉर्मली मंजूरी दे दी और इसके साथ साथ इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित करा गया है, लेकिन कुछ चीजों के लिए रूस और फ्रांस इसमें भारत के पार्टनर हैं और भारत की मदद कर रहे हैं। फ्रांस जहां हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रीदिंग संबंधी ट्रेनिंग देगा, वहीं रूसी स्पेस रिसर्च सेंटर्स में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी कंडीशंस में रहने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा रूसी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल स्पेस सूट्स में, इसके अलावा हमारे स्पेस कैप्सूल के विंडोज एंड सीट्स में भी करा जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्रियों को व्योमनॉट्स कहा जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, व्योमनॉट्स। जैसे कि अमेरिका में अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, रूस में अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट्स कहा जाता है, वहीं भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को व्योमनॉट्स कहा जाएगा। इस तरह के मानव अंतरिक्ष मिशनों में सबसे कठिन कार्य होता है अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसीज इस तरह के काम के लिए अपनी अपनी वायुसेनाओं के मजे हुए टेस्ट पायलट्स का ही इस्तेमाल करती हैं। इसलिए भारत के भी पहले अंतरिक्ष मानव मिशन में भारतीय वायुसेना के मजे हुए टेस्ट पायलट्स को ही चुना गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने पहले चरण में भारतीय वायुसेना में से करीब 12 टेस्ट पायलट्स का इसके लिए चुनाव करा था। कई और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करने के बाद करीब 4 फाइनलिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद रूस के ग्लास कॉस्मोस में ये लोग ट्रेनिंग के लिए चले गए, जहां इनकी अभी अंतरिक्ष रिलेटेड ट्रेनिंग चल रही है। गौरतलब है कि भारत के इस पहले अंतरिक्ष मानव मिशन में कोई भी महिला व्योमनॉट नहीं है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट्स में से कोई भी महिला नहीं थी। लेकिन ये निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस मिशन का नेतृत्व एक महिला ही कर रही है। 30 साल के अनुभव वाली इसरो की 56 वर्षीय वैज्ञानिक VR ललितांबिका इस मिशन की कमान संभाले हुए हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है। इस मिशन में इस्तेमाल होने वाले स्पेस कैप्सूल का निर्माण HAL और इसरो ने मिलकर करा है। CARE यानी क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रीएंट्री कैप्सूल के डायमेंशंस 3.7 by 7 मीटर्स के हैं। इसका वजन करीब 3.7 टन का है और लॉन्च के समय इसका वेट करीब 7.8 टन का होगा। इसकी हाइट करीब 2.7 मीटर्स की है। इस क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 की मदद से प्लेस करा जाएगा। GSLV Mark 3 रॉकेट का इस्तेमाल 1750 किलोग्राम से ज्यादा के भार उठाने के लिए करा जाता है और ये इस मिशन के लिए सफिशिएंट पावर भी जनरेट कर सकता है। लॉन्च के बाद GSLV Mark 3 रॉकेट हमारे स्पेस कैप्सूल को धरती से करीब 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करेगा। गौरतलब है कि लो अर्थ ऑर्बिट वही ऑर्बिट है जिसमें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। 2014 में इसरो ने हमारे क्रू मॉड्यूल के सक्सेसफुल री एंट्री एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करा, जिसके बाद इसे बे ऑफ बंगाल से रिकवर कर लिया गया। इसके अलावा 5 जुलाई 2018 को एक 12.5 टन के क्रू मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही क्रूशियल पैड अबॉर्ट टेस्ट यानी क्रू एस्केप सिस्टम का भी टेस्ट करा गया था। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में हमारे व्योमनॉट्स इसका इस्तेमाल करके वापस धरती पर आ सकते हैं। गौरतलब है कि अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे व्योमनॉट्स कोई पहले भारतीय नहीं होंगे जो अंतरिक्ष में गए हैं। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे रूस के सोयूज T-11 स्पेसशिप में।
हालांकि ये भारत का मिशन नहीं था, ये रूस का मिशन था और एक गुडविल जेस्चर के तौर पे भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भी भेजा गया था। दिसंबर 2021 में अपनी फाइनल उड़ान से पहले इसकी 2 अनमैन्ड उड़ानें भी संचालित करी जाएंगी, जिसमें से कि एक उड़ान दिसंबर 2020 के लिए प्लान्ड है और दूसरी उड़ान जुलाई 2021 के लिए प्लान्ड है। ये विदाउट किसी ह्यूमन की होंगी। पहली 2 मानव रहित परीक्षण उड़ानों में व्योममित्रा नाम की इसरो की बनाई हुई रोबोट यानी ह्यूमनॉइड को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो कि कई तरीके के परीक्षण वहां पे करेगी। इसरो ने सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में सबसे पहली बार व्योममित्रा का प्रदर्शन करा था। अंतरिक्ष में कई तरीके के लाइफ सपोर्ट मिशंस के अलावा कई तरीके के और दूसरे 3D विजन और मैपिंग एक्सपेरिमेंट्स को भी ये रोबोट पूरा कर सकती है। अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपनी फाइनल उड़ान में भी हमारे 3 व्योमनॉट्स के साथ व्योममित्रा को भी भेजा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपने पहले मानव मिशन में इसरो ही किसी रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले स्पेसएक्स ने भी ISS की लॉन्च के दौरान रिप्ली नाम के रोबोट का प्रदर्शन करा था और उसका इस्तेमाल करा था। इसके अलावा अपने अपग्रेडेड सोयूज रॉकेट में रूस ने भी स्काईबॉट नाम के रोबोट का इस्तेमाल करा था। एक बार लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित हो जाने के बाद हमारे स्पेस कैप्सूल के सोलर पैनल्स खुल जाएंगे, जिनसे 1 हफ्ते की इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा इस कैप्सूल में विंडोज भी होंगी और कई तरह के मोटराइज कैमरास भी होंगे, जिनसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा। अपनी 7 दिन की अवधि पूरा हो जाने के बाद ये डी ऑर्बिटल बर्न का इस्तेमाल करते हुए अपनी गति को हल्का करेगा और इसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर लेगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करने की वजह से काफी तापमान में वृद्धि होती है जब ये वापस धरती की तरफ आता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल इसको बनाने में करा गया है। एक बार ये धरती के काफी करीब पहुंचने के बाद इसके पैराशूट्स खुल जाएंगे और ये अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में से किसी एक जगह पर लैंड कर जाएगा। तो गगनयान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि एक काफी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट भी है। इसकी लागत करीब 10,000 करोड़ की आने वाली है, जिसको लेके कई सवाल भी उठे थे। पर हमारा मानना है कि किसी भी देश की महत्वाकांक्षी परियोजना को जो कि उसकी एस्पिरेशन से जुड़ी हो, उसे कभी पैसे से नहीं तोड़ना चाहिए। ना सिर्फ भारत की इमेज के लिए बल्कि यहाँ के यूथ के फ्यूचर के लिए, इसके अलावा पैट्रियोटिज्म के लिए भी ये प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से करीब 15,000 जॉब्स की क्रिएशन भी होगी। इसी तरह के प्रोजेक्ट से मानव सभ्यता आगे बढ़ती है और साइंस का विकास होता है, इसलिए कॉस्ट के बारे में हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको एपिसोड पसंद आया होगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इसके अलावा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।